बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस वक्त आप अदालत में गहमा गहमी देख रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल आप देख रहे हैं। इधर आप मीडिया पे देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और फैसल जावेद खान, बैरिस्टर अली जफर साहब वो मीडिया टॉक कर रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ पर टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें अभी भी वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। सामने आपको फैसल चौधरी साहब नजर आ रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त फैसला सुनाया है, बड़ा दबंग फैसला सुनाया है और मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत को, निगरान हुकूमतों को बांध दिया है। वो जो गीदड़ भपकियां थी, वो जो धमकियां थी, कहा जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चीजें लिख छोड़ी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा तो उसको अपना सियासी और इंतजामी सर देना होगा, उसका सियासी और इंतजामी सर जाएगा, उसको अपना ओहदा छोड़ना होगा और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। आज 12:32 पे अदालत की जानिब से बताया गया कि 12:30 बजे का टाइम है, यानी 2-3 मिनट लेट आया। ये अनाउंसमेंट आई कि 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। एकदम जाहिर है सब कोर्ट रूम में पहुंचे और 12:48 पर बेंच आया और फैसला सुनाना शुरू किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस जाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो बेंच में मौजूद थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो कुरानी आयत के साथ फैसला सुनाने का आगाज किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस फैसले की तफसीली वजूहात जो है वो बाद में जारी की जाएंगी। मैं अभी आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। चलें डिटेल ऑर्डर जरा जब रिटर्न भी आ जाए तो चीजें कर लेंगे, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 22 मार्च का फैसला था वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, बगैर दायरा इख्तियार के था। उनके पास कोई आईनी कानूनी जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदर पाकिस्तान तारीख देंगे। जो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी उसके बाद ये नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता था कि वो खुद से इलेक्शन की तारीख को एक्सटेंड कर दे और 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक कर दे। उसके बाद सर शुक्रिया मेहरबानी। उसके बाद दूसरा जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो सेक्शन 57 है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सेक्शन 57 है जिसमें इलेक्शन शेड्यूल होता है, उसके बाद 58 है जिसमें उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, तो उसको चेंज कर दिया गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम की वजह से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहला वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी तरफ से खड़ा किया वो हामिद अली शाह साहब थे। जो साजिद नामी शहरी जिसने टेरियान वाला केस किया हुआ है इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद कोर्ट में, उसमें जो वकील है वो हामिद अली शाह साहब हैं। टेरियान केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए उनको इलेक्शन कमीशन का वकील बना के खड़ा कर दिया। साथ एक और किरदार वहां एक्टिव थे जो एक जज साहब के दामाद भी हैं और वो भी एक बैरिस्टर साहब जो कि वहां पे टेरियान केस में पहले वकील थे, वो भी यहाँ पे बड़े हमें एक्टिव नजर आए इलेक्शन कमीशन के लोगों के साथ, फाइलें सीधी उल्टी करते हुए, डॉक्यूमेंट्स देखते हुए। और उसके बाद जो तीसरा काम किया, तीसरा वकील किया गया वो इरफान कादिर साहब को किया गया जो शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी थे, उनको रिजाइन करवा के और उनको यहाँ पर पेश करवाया गया। तो ये तो था इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जो आपको नजर आ रही है कि जो नवाज शरीफ चाहते हैं, जो शहबाज शरीफ चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल उस पर हमें अमल दरामद करते हुए नजर आता है। और जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से वाज़ेह है, इमरान खान साहब अब ये इतराफ करते हैं कि मुझे जो है वो किसने इनका नाम दिया था, डेडलॉक था, मुझे उधर से नाम दिया गया था, कहा गया था कि ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, इसको लगा दें। और वो बंदा आज तक जो कर रहा है वो सबके सामने। और जिस दिन से इनको नामजद किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, उस दिन से अगले 2-3 दिन के अखबार देख लें, जंग और दी न्यूज में खबर लगी थी कि सिकंदर सुल्तान राजा ने मियां नवाज शरीफ से कॉल की और पूछा कि मियां साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या मुझे जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। तो ये एक मामला है। उसके बाद जो ये मैं इसलिए देख रहा हूँ कि कल ये इदरीस चाचा साहब ने ये मेरे साथ किया है कि मैंने वीडियो पूरी रिकॉर्ड की और उसमें ऑडियो नहीं थी, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि माइक ऑन भी है या नहीं है। खैर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है, मॉडिफाई कर दिया शेड्यूल को और उसके बाद अब जो है वो 14 मई की तारीख रखी गई है इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन के लिए। केपीके के इलेक्शन के शुरू में आपको बता दूं कि जो केपीके का इलेक्शन है उसमें क्योंकि गवर्नर केपीके के जो वकील थे कामरान मुर्तजा साहब वो दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने कहा था क्योंकि मेरी पार्टी जो है वो अदम एतमाद कर रही है बेंच पे, अब मैं गवर्नर की तरफ से पेश नहीं हो सकता, तो उस पर दरखास्तदारों को आ गया कि वो मुतलका फोरम पे रजू करें। उसके बाद जो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया पूरा शेड्यूल और 14 मई को बहरहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तारीख जो है वो मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात वाजे की है कि ये जो ये वफाकी हुकूमत है वो 10 अप्रैल तक 20 अरब जो फंड है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए वो फंड्स वो फराहम करेंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन को ये फंड्स नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो भी, नहीं मिलते तो भी जो है वो 21 अरब वो सुप्रीम जजेस के सामने रिपोर्ट रखेंगे, उसका जायजा लिया जाएगा चैम्बर्स में। और अगर
जो है वो ना दिए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे बेंच बैठकर और इस हवाले से कोई डायरेक्शन देगा। उसके बाद जो है वो ये भी कहा गया कि जो निगरान काबीना है पंजाब की, जो चीफ सेक्रेटरी है आईजी पंजाब है, 10 अप्रैल तक वो मुकम्मल सिक्योरिटी का प्लान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देंगे। उसके अलावा जो है वो मुकम्मल मामलत फराहम करने का हुक्म दिया गया है वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, खासतौर पर पंजाब हुकूमत को। और ये भी कहा गया है कि जो आइन के आर्टिकल्स का सारा जिक्र किया गया है कि उन आर्टिकल्स के तहत जो है वो मामलत करेंगे, वो असिस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है उसके ये काम है, फौज देनी है, रेंजर्स देनी है, एससी देनी है, पुलिस देनी है, जो भी है सिक्योरिटी फराहम करना पंजाब में, ये जो है वफाकी हुकूमत का काम है। और अगर इसमें कोई नाकामी हुई, कोई नहीं देता, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से आगाह करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फैसला करेगी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 का किस्सा तमाम कर दिया है और 4-3 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3-2 का फैसला था, ये 4-3 का फैसला नहीं था और इस पे भी डिटेल रीजनिंग जो है वो अदालत लिखेगी। उसके अलावा जो 29 मार्च का काजी फैसल साहब का ऑर्डर है, जो फैसला है उसके हवाले से भी कह दिया गया है कि उस फैसले का जो है वो कोई इम्पैक्ट और इफेक्ट इस पर नहीं है, ये भी कह दिया गया है। तो जरा जुल्करनैन साहब आए, जुल्करनैन साहब हमारे साथ हैं और बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जी सर जी, क्या कहते हैं फैसले पर? नीलम आप भी हैं। देखिए, जैसा कि मैं सुबह भी आपको बताया था और पहले से बात हमारी चल रही थी कि ये मई के मिड में इलेक्शन होने हैं। जो भी संडे आएगा वो 14 का बन रहा है, तो 14 को इलेक्शन हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ फंड्स देने का भी ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सिक्योरिटी देने का भी कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सजीद सवाती की स्टेटमेंट के बेस के ऊपर किया है। उन्होंने कहा था अगर हमें फंड्स प्रोवाइड कर दिए जाएं तो हम इलेक्शन करवा देंगे और मतलब हमें इशू नहीं है कोई इलेक्शन करवाने में, सिर्फ वसाइल दे दें। वसाइल प्रोवाइड करने का हुक्म दे दिया कि आर्टिकल 220 का हवाला दिया, आर्टिकल 243 क्लॉज 1 का हवाला दिया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 48 का भी हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और कहा है कि इन तमाम आर्टिकल्स के तहत हुकूमत पाबंद है वफाकी और सूबाई इलेक्शन कमीशन की मामलत करने के। और एक अहम नुकता इसमें यह है कि अगर 10 अप्रैल तक फंड्स जारी नहीं होते तो 21 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा, 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को पाबंद बताने का कि जी हमें इतना फंड मिला है या सिरे से मिला ही नहीं है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम रिपोर्ट आपका जायजा लेंगे चैम्बर्स में, फिर मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। तो मामला इतना आसान नहीं है कि हम फैसला नहीं मानते। मुनासिब अहकाम में पहले तो जुबानी डायरेक्शन भी जा सकती, सॉरी रिटर्न डायरेक्शन जा सकती है कि इसको कंप्लाई विद करें। अगर वो कंप्लाई विद नहीं होता फिर मामला कंटेम्प्ट की तरफ भी जा सकता है। और कुछ भी ना हो, अगर बिल्कुल ये गवर्नमेंट या वो इदारे कह दे हमने नहीं कुछ करना, तो फिर आर्टिकल 190 का ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट के पास हर वक्त मौजूद है, जिसके अंदर वो पाक फौज को हुक्म दे सकती है कि आकर अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएं और फिर किसी के पास भागने की गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। नीलम, बाहर क्या माहौल था, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन पे लाइव थी, हम तो कोर्ट रूम के अंदर थे, तो बाहर क्या माहौल था, कब और कैसे आपने ब्रेक किया और कैसे आपने देखा कि जनाब ये फैसला हो गया? बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल थी। जब माइक चेक किया जा रहा था अंदर तो हमें लगा कि भाई फैसला सुनाया जा रहा है, तो एकदम अच्छा, से मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 को कनेक्ट किया गया था कोर्ट नंबर 6 और 7 से। हम लोग 1 में थे और बहुत से हमारे रिपोर्टर 6 और 7 में थे, और 6 और 7 में सिर्फ ऑडियो आती है, यानी आवाज आती है, तस्वीर नहीं आती। तो आवाज आई तो लगा कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन जब फैसला आया तो क्या यहाँ पे जो है वो एनवायरनमेंट एक दम से जो भगदड़ का समा था वो था। और इससे बताऊं आपको कि फैसला आने से पहले ही ना, जब नून लीग के कुछ विफाकी वुज़रा यहाँ पर आए थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, आजम नज़ीर तारर साहब थे, तो उनके साथ ना एक वकला के एक बड़ा जम्मे गफीर आया जिनके हाथों में प्ले कार्ड से, फैसला आने से पहले का मैं आपको बता रही हूँ कि उसी वक्त उन्होंने उन प्ले कार्ड्स पे लिखा हुआ था कि 3 रुकनी बेंच को हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते। और सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं जो कि इस खसूसी बेंच का हिस्सा थे, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और जैसे ही सदीक फैसले सुनाने से मुतालिक एक PRO का आपको पता है एक नोटिस जारी हुआ कि 12:30 बजे सुनाया जाएगा, तो फौरी तौर पर देखा गया कि राना सनाउल्लाह और साथ ही उनके आजम नज़ीर तारर साहब, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से जा रहे थे और कोशिश की गई कि उनसे सवाल किया जाए कि फैसला सुनने से पहले आप क्यों जा रहे हैं। तो उसके बाद जब फैसला आया तो पता चल गया कि फैसला सुनने से पहले भागने की वजह क्या थी, क्योंकि वो पहले से घबरा गए थे और उनको फैसला सुनने से पहले मालूम था, क्योंकि आइन और कानून के तालिब इल्म तो ये भी है। आजम नज़ीर तारर साहब आपको पता है वजीर कानून है, तो उनको भी पता था कि फैसला क्या आना है, तो इसलिए वो पहले, उनमें शायद फैसला सुनने की सकत नहीं थी तो वो सुनना नहीं चाह रहे थे, तो वो भाग गए। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल था और बड़ा एक अहम फैसला आया। इस फैसले पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके इदारों पे छोड़ नहीं दिया। एक जो जिसे कहते हैं कि बैकअप में एक फॉलोअप रिपोर्ट जो है वो जरूर मांगने का कहा है कि आप हमें 12 अपने रिपोर्ट जो है वो देती रहनी है कि हमारे फैसलों पर, हमारे हुक्म पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है और किस हद तक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो आए आपको जरा दिखाते हैं एनवायरनमेंट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो हैं वो मीडिया टॉक कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो मियाँ अकील साहब,
मियां अकील अफजल साहब, फयाज महमूद साहब और साकिब बशीर साहब यहाँ मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, 1 मिनट का एनालिसिस फैसले पर। फैसला तो हम बता चुके हैं, क्या एनालिसिस क्या है आपका? एनालिसिस ये है कि अब हुकूमत के पास मेरा ये ख्याल है कि कोई रास्ता नहीं है, चाहे जाए कि वो डायरेक्टली जो अदलिया है या सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ लड़ाई में जाए। इसके अलावा बज़ाहिर कोई ऐसा रास्ता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर तरफ से बांध दिया है कि इख्तियारात चीफ जस्टिस के वसी हैं, उन्हीं इख्तियारात को उन्होंने इस्तेमाल किया। और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि अगर वो नहीं करते, उस पर अमल दरामद नहीं करते, तावन नहीं करते, सिक्योरिटी पैसा नहीं देते, तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऑर्डर होंगे। एक ही रास्ता है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के पास, कि वो लड़ाई में आए, और लड़ाई में फिर आपको पता है पहले नहीं पता होता कि नुकसान किसका होगा। बिल्कुल ठीक है, चलें ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। उसके बाद बाकी कोर्ट रिपोर्टर के साथ एक अलग से एक वीडियो करते हैं कि कोर्ट रिपोर्टर्स इस पे क्या कहते हैं, इस फैसले पे जरा वो अलग बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।